3 का 48 करते हैं यहाँ पर। कह रहे हैं थिन इलेक्ट्रिकल हीटर इज रैप्ड अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब। एक लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब है, इसके बाहर क्या है, एक हीटर लगा हुआ है। थिन है, थिन का क्या मतलब है, इसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। जिसकी इनर सरफेस मेंटेन एज अ टेम्परेचर ऑफ 5, जिसकी अंदर की सरफेस 5 डिग्री पे, ये देखो ये एक थिन सिलेंडर है सही, जिसकी इनर सरफेस 5 पर है और बाहर इसके हीटर लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटर। एंड कहाँ थे हम, ये रहे। द ट्यूब वॉल हैज़ इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ 25 एंड 75। तो जो आपकी ट्यूब वॉल है उसका सेंटर से इनर रेडियस और आउटर रेडियस गिवन है, सही है, 25 एंड 75। और क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 10। एक ही ट्यूब है जिसकी के की वैल्यू दी हुई है, सही है, एक यहाँ पर ट्यूब है जिसकी के की वैल्यू दी हुई है। और कह रहे हैं कि थर्मल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन द हीटर एंड द आउटर सर्फेस ऑफ द ट्यूब। मतलब जो आपका हीटर है ना वो एक रेजिस्टेंस के बाद चिपका हुआ है। जैसे कि ये अगर मैं गोल बना रहा हूँ, सही है, पूरा ये आपकी क्या है, लेट्स से कि हॉलो ट्यूब है, इसको कंफर्म करता हूँ, ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, आ रहा हूँ, ये यहाँ पर हीटर लगा हुआ है आपका थिन। हीटर ऐसे नहीं लगा, हीटर एक एजेंट के थ्रू लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हीटर और इसके आउटर सरफेस में रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है हीटर और उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक गुजरेगी ये आपकी फ्लक्स, तो यहाँ पहले इसकी कंडक्शन होगी, मतलब कंडक्टिव रेजिस्टेंस, एंड देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस जो कि अलग से डली हुई है यहाँ पर। एंड जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, सही है, दिस इज पर यूनिट लेंथ ऑफ द ट्यूब and R is equal to this, and the outer surface of the heater is exposed to the T infinity बाहर का, and you have the convection coefficient, and we have to determine the heater power per unit length. So you have to calculate the Q dash, that is per unit length. Why it is per unit length? Because it is a long cylinder and long cylinder का area is 2 pi r l, सही है। सर्कल का सर्कल पायर स्क्वायर कितना है, इसका 2 pi r l होता है। तो जब आप एरिया डालोगे, सही है, तो एरिया विल बी 2 pi r l और यहाँ वाला l जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो योर area will be 2 pi r and you can put the radius per resistance। अगर अंदर का ले रहे हो तो आप छोटा रेजिस्टेंस, बाहर का ले रहे हो बड़ा वाला रेडियस डाल सकते हो। एंड द मेंटेन द हीटर एट 25 डिग्री। आपको हीटर के बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज़ 25 डिग्री। सो यहाँ पर सवाल तो बहुत छोटा है, बट द कॉन्सेप्ट इज़ द मेन थिंग। सबसे पहले यू हैव टू रिकग्नाइज दैट इट इज़ अ हॉलो सिलेंडर, बीच में योर सिलेंडर इज़ खाली। ये कैसे पता चले, क्योंकि इसका इनर सरफेस है। देखो अगर एक सिलेंडर फिल हो, हॉलो नहीं हो, सही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही रेडियस होगा, इसका आउटर रेडियस नहीं होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ अगर 0 है, दिस इज द रेडियस, ये फुल सिलेंडर है, फिल हुआ हुआ, इसका इनर रेडियस हो नहीं सकता। इनर रेडियस सिर्फ तब हो सकता है जब ये हॉलो हो, बीच में से खाली हो। तो ये ऐसा है, पहली बात तो ऐसा आपके पास सिलेंडर है। देन यू हैव द इनर एंड आउटर रेडियस, और बाहर के उस पर एक हीटर लगा हुआ है थिन, और वो हीटर किसी ग्लू से चिपकाया हुआ आपने, जिस ग्लू की रेजिस्टेंस है आपको सवाल में गिवन है। क्वाइट आसान सवाल। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द क्यू डैश। तो सीधे सीधा सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे अपनी, सर्किट डायग्राम सॉरी रेजिस्टिव डायग्राम। सबसे पहले यहाँ से आएगा, सही है, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा, ये नोड नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई टी इन्फिनिटी नहीं है। अगर बोला हुआ होता कि इसके अंदर भी कोई हवा है, तो आप यहाँ पर पहला नोड स्टार्ट करते टी इन्फिनिटी से और फिर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, तो आप डायरेक्ट टी सरफेस 1 से स्टार्ट करोगे। यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टी आई, एंड देन यू हैव द कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस, देन यू हैव द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लू जो इसमें लगी हुई है, देन यू हैव अ नोड, सही है, एंड देन यू हैव दिस रेजिस्टेंस, देन यू रेजिस्टेंस के बाद देन यू हैव अनदर नोड जहाँ पर आपको हीटिंग मिल रही है, दिस इज द आउटर सरफेस, सही है। तो यू हैव इनर सरफेस टी आई, यू हैव आउटर सरफेस टी नॉट, आउटर सरफेस के ऊपर हीटर लगा हुआ है, सही है। तो जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर थिन हीटर चिपका पड़ा है, तो जो आउटर सरफेस है टी नॉट उसको हीट मिल रही है इस तरह से, तो आउटर सरफेस पे आपने इस तरह से हीट दे दी। देन यू हैव द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, and then you have the node of convection infinity, convective resistor, node of convection. Now how to know the direction of Q? This is quite confusing. सबसे पहले आपने देख लिया कि यहाँ पर ना T नोड पे क्या है, हीट जा रही है। अब आप मुझे खुद बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक हीटर लगाऊंगा तो इसकी हीट कहाँ कहाँ जाएगी।
अगर मैं टी नॉट मेरी एक सरफेस है आउटर, अगर मैं उसको हीट देता हूँ, अगर मैंने इस पर हीट लगाया हुआ है, टी सरफेस गर्म हो रहा है, टी सरफेस को कहीं से हीट मिली है, वो गर्म हो रहा है, तो हीट कहाँ कहाँ जाएगी? हीट दो दो जगह में डिसिपेट होगी ना। जो मेरी यहाँ से ये जो मेरी क्यू नॉट है यहाँ पर जनरेट हो रही है, एक तो मेरी क्यू अंदर जाएगी, सही है, एक तो मेरी आपके पाइप के अंदर जाएगी, और एक क्योंकि यहाँ पर हवा भी चल रही होगी ना, तो थोड़ी सी हीट डिसिपेट होकर बाहर की तरफ भी जाएगी। क्लियर हो रहा है? अगर मेरी सिलेंडर की बाहर की सरफेस बहुत गर्म है, तो ये दो चीज़ों को गर्म करेगा। एक तो इसके अंदर भी गर्माइश जाएगी इसकी हीट, और एक इसकी हवा चल रही है बाहर, तो हवा की वजह से थोड़ी सी हीट ये डिसिपेट भी होगी। तो जो मेरी क्यू हीटर मेरी जो दे रहा है पर यूनिट लेंथ, वो किसके बराबर है? मेरी क्यू गोइंग इनसाइड प्लस मेरी क्यू गोइंग आउटसाइड। सही है? तो मेरी जो क्यू जा रही है वो क्यू बाहर की डायरेक्शन भी जाएगी टी इन्फिनिटी के, जिसको हमने क्यू बी से रिप्रेजेंट किया, और जो मेरी क्यू जा रही है वो अंदर भी जाएगी। ईजी है, परफेक्ट है, समझ आ गया सारी चीज़ें। एंड देन यू हैव टू जस्ट, ये रही आपकी एनर्जी बैलेंस, यू हैव द दिस एनर्जी बैलेंस क्यू ए क्यू बी। एंड आपको बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंट क्यूज़। क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू आपने निकालना है, क्यू ए और क्यू बी आप निकाल लोगे कैसे? क्यू ए आपका ये वाला क्यू है, सही है, इसकी डायरेक्शन के मुताबिक बड़ा कौन सा होगा? टी ओ बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे हीटर लगा है, हीटर जहाँ लगा है यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जहाँ हीटर नहीं लगा वहाँ पे कम होगा। तो ज़ाहिर है आप टी नॉट माइनस टी आई, तो टी नॉट माइनस टी आई, और इसके बीच में दो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस पुट कर दी। ये फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस रट्टा मान लो, ये होता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस फॉर रेडियल, एल एन वाला, सही है, इसमें कुछ नया नहीं है। और ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस रेडियल फॉर कन्वेक्टिव होता है, ये रट्टा मान लो, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। For area you have selected as 2 pi k क्यों लिया हुआ है? 2 पाई आर एल होता है ना। वेट, इसको मैं देखता हूँ सही, इसको हम एंड पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस डाला, और यहाँ वाले के लिए डायरेक्शन के लिए टी नॉट बड़ा है, टी इन्फिनिटी छोटा है, सो यू हैव टू पुट टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी एंड द रेजिस्टेंस, और यहाँ आराम से आपके पास ये आ गया, सवाल सॉल्व किया। तो बस आपने डायग्राम को समझना है। ओ यार, ये फॉर्मूला जो है ना रेजिस्टेंस का, ये बनता ही ऐसा है। ये मुझे कोई करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो। देखो रेजिस्टेंस का हमारे लिए, उसके लिए क्या फार्मूला होता है? एक सिंगल वॉल के लिए इट्स एल अपॉन आर ए, आर के ए, सॉरी, एल अपॉन के ए। यहाँ एरिया में आप लिख देते हो, जो आपका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो परपेंडिकुलर एरिया होता है, ठीक है। बट द रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर कंडक्शन फॉर सिलेंड्रिकल रॉड इज एल एन आर नॉट अपॉन आर आई अपॉन 2 पाई के। ये रट्टा मार लो, ये सारी चीज़ें, सही है, ये चीज़ें रट्टा मार लेना, ठीक है। और सिलेंडर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये शायद हर बार आपको बस क्यू डैश ही मांगा होता है, तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले रट्टा मार लेना, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं, ईजी सीन है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन।